guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing well. आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का चैप्टर द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्लास 10th। तो सबसे पहले जानना है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। वैसे तो आप सब लोग 6, 7, 8 में डेमोक्रेसी पढ़ते आ रहे हैं। बेसिक मतलब आप सभी लोगों को पता है। डेमोक्रेसी मतलब होता है ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे लोग खुद अपने लीडर को चूज करते हैं इलेक्शन के प्रोसेस से। तो अब हम इस चैप्टर में ये जानेंगे कि डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप से कैसे अच्छी है और एक तरीके से हम लोग कंपैरिजन करेंगे और हम ये जानेंगे कि डेमोक्रेसी ने हमें क्या क्या ऐसा दिया है जो डिक्टेटरशिप नहीं दे पाती। डिक्टेटरशिप क्या है? दो तरह का फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे एक है डेमोक्रेसी और दूसरा है डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेसी में लोगों का रूल है और डिक्टेटरशिप में एक पर्सन है जो अपनी मर्जी से रूल कर रहा है। लोग चाहे भी अगर उसे हटाना तो नहीं हटा सकते, उनके पास उसे हटाने की पावर नहीं है। वो डिक्टेटर है उस कंट्री का। उनके ऊपर अगर वो चाहे तो अत्याचार भी कर सकता है, चाहे तो बहुत अच्छा शासन भी कर सकता है। मतलब सब कुछ एक सेंट्रलाइज है पावर उसी के हाथ में। सबसे पहली डेमोक्रेसी का आउटकम जो आप लोगों की बुक में दिया है वो है अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। हर एक वर्ड का मैं मतलब समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अकाउंटेबल मतलब होता है आंसरेबल, मतलब आपको सरकार जो है वो जवाबदेही होगी। अगर आप सरकार से ये पूछेंगे कि आपने ये जो पॉलिसी बनाई है वो हमारे फेवर में नहीं है, तो सरकार को अपना पॉइंट रखना पड़ेगा। सरकार को आपको बताना पड़ेगा कि नहीं, मैंने इन पॉइंट्स की वजह से आपको ये नई पॉलिसी दी है और ये आपके फेवर में है। तो दूसरा मीनिंग होता है रिस्पॉन्सिव। रिस्पॉन्सिव मतलब रिस्पॉन्सिबल। सरकार को एक जिम्मेदारी लेनी होती है कि मैंने ये पॉलिसीज बनाई हैं और मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर इन फ्यूचर इन पॉलिसीज से कुछ गड़बड़ होती है तो इसकी जिम्मेदारी मेरी है। मतलब लोग चाहे तो उन्हें हटा भी सकते हैं। तीसरा है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट मतलब होता है जो लीगल प्रोसीजर है, मतलब सरकार को एक लीगल प्रोसीजर के थ्रू चूज किया जाता है। ये हो गया वर्ड्स का मीनिंग। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? इसमें है कि सरकार को डेमोक्रेटिक सिस्टम में कैसे चूज किया जा रहा है। लोग जो है इलेक्शन के फॉर्मेट में उनको चूज कर रहे हैं। अब इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कितना ज्यादा लंबा है। पहले जो है सरकार का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। पहले तो अनाउंसमेंट ही होता है कि इलेक्शन होने वाला है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल यूपी में इलेक्शन हुआ था, आप लोग भी देख रहे हो, 1.5 महीने से इलेक्शन ही चल रहा है। तो सबसे पहले अनाउंसमेंट हुआ कि अब इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि पिछले जो सरकार थी उसका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है। अब इलेक्शन के अनाउंसमेंट से लेकर और अब तक 1.5 महीना अप्रॉक्स खत्म हो गया है। इसके बीच में कितने सारे स्टेप हुए। सरकार ने सारे जो कंटेस्टेंट इलेक्शन लड़ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन किया होगा, वोटिंग हुई होगी, कैंपेनिंग हुई होगी। उसके बाद अब जो है फाइनली रिजल्ट आने वाला है। तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है तो कई बार बहुत सारे क्रिटिक्स ऐसा बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो लेस एफिशिएंट है और ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। बट ये टाइम कंज्यूमिंग है, हम इस बात को मान रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये लोगों के लिए किया जा रहा है और लोग ही इस टाइम कंज्यूम करने में हिस्सा भी ले रहे हैं, क्योंकि लोगों ने इलेक्शन के सारे प्रोसीजर्स को फॉलो किया है, लोग चूज कर रहे हैं, लोग इलेक्शन जो है वोटिंग करने जा रहे हैं। तो क्योंकि लोग इस पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट हैं, इसीलिए वो इस गवर्नमेंट में ज्यादा बिलीव करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो डिसीजंस गवर्नमेंट ले रही है जो डेमोक्रेटिक सिस्टम में, वो डिसीजंस हमारे हैं क्योंकि हम लोगों ने उन्हें चूज करके भेजा है। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर क्रिटिक्स इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो हमारे पास इसका काउंटर पॉइंट है कि वो लेस एफिशिएंट नहीं है, वो टाइम कंज्यूमिंग है, बट लोग उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है वो बहुत हाई है, रिच क्वालिटी है डिसीजन मेकिंग की। क्योंकि सभी लोगों का एक तरीके से क्या होता है कि जब इलेक्शन लड़ा जाता है तो जितने कंटेस्टेंट हैं वो अलग अलग ग्रुप्स के होते हैं। मे बी वो अलग रिलीजन हो सकता है, मे बी अलग कास्ट हो सकती है। तो वो हर एक जो कंटेस्टेंट है वो अपनी कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस सिस्टम में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस कम होते हैं। डिसीजंस को एक्सेप्टेंस बहुत जल्दी मिल जाती है लोगों के थ्रू, क्योंकि बहुत लंबा प्रोसीजर डिसीजन मेकिंग में फॉलो हुआ। तो लोगों ने पूरे प्रोसीजर में हर एक स्टेप में ये एनालाइज किया होगा, हर एक ग्रुप के लोगों ने ये एनालाइज किया होगा कि ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है ये हमारे लिए अच्छा है या नहीं। और अगर ये डिसीजन
अच्छा नहीं होता तो उनके पास राइट है कि वो सरकार को हटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी जो ये फार्मर्स लॉ आया था, तो सरकार ने जो डिसीजंस लिए फार्मर्स को पसंद नहीं आए। जो भी वो बिल लेके आए थे फार्मर्स बिल, वो सरकार का लोगों को पसंद नहीं आया, तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया। अब लोग जो अब इलेक्शन हुए हैं, काफी सारे लोग इस चीज से नाराज भी हैं बीजेपी गवर्नमेंट से। तो ये इनके पास पावर है लोगों के पास कि अगर आपका डिसीजन हमें पसंद नहीं आया तो आप इसके लिए अकाउंटेबल हैं, आप इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, हम नेक्स्ट टाइम इलेक्शन में आपको रिमूव करा सकते हैं क्योंकि आप हमारे डिसीजंस को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी कई सारे डिक्टेटरशिप्स के जो इसके फेवर में रहते हैं वो क्रिटिसाइज करते हैं, या फिर हमने रिपोर्ट्स भी देखी हैं कि 2000 से लेकर 1950 से लेकर 2000 तक जितनी भी जो कंट्रीज हुई हैं ऐसी जहां डिक्टेटरशिप फॉलो होता है, उन्होंने काफी अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया है एज कम्पेयर टू डेमोक्रेटिक कंट्रीज। ये क्यों हुआ? क्योंकि वहां पावर सेंट्रलाइज्ड थी। वो लोग क्या करते हैं कि जो लोग डिप्राइव्ड हैं उनके ऊपर ध्यान ही नहीं देते। जो लोग ऑलरेडी ऊपर हैं, जो जिनके पास पैसा ज्यादा है, वो लोग उन्हीं के ऊपर ध्यान देते हैं और उन्हीं को इकोनॉमिकली रिच करते जाते हैं। तो कंट्री की जो जीडीपी है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रही है। वो सब लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उनके तो हाथ में पावर है ना, उनको इस बात से मतलब नहीं है क्योंकि उन्हें किसी ने चूज नहीं किया है। उनको ये फियर भी नहीं है कि मुझे रिमूव भी कराया जा सकता है। तो अगर हम इसका काउंटर पॉइंट डेमोक्रेटिक सिस्टम में देखें तो गवर्नमेंट जो है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें गवर्नमेंट क्या करती है? इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है सारे सेक्शंस को, चाहे वो डिप्राइव्ड हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन से हो या किसी क्लास से हो, या पहले से वो बहुत ज्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन आ रहे थे, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है। अभी आप जो है एग्जाम अटेम्प्ट करें तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन से हैं या किसी कास्ट से हैं तो आपको मना कर दिया जाए कि आप इस एग्जाम को नहीं अटेम्प्ट कर सकते या आप कोई बिजनेस नहीं खोल सकते। तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में ऐसा बिल्कुल नहीं है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज सरकार ने दी है। इसके अलावा जो लोग डिप्राइव्ड हैं उनको रिजर्वेशन भी दिया जाता है जॉब्स में, जिससे कि वो भी अपना अपलिफ्टमेंट कर सके। दूसरी चीज, जो डिप्राइव है उनको सरकार सब्सिडीज भी देती है, चाहे वो फार्मर्स को प्रोडक्शन के लिए सब्सिडीज देती है, और बहुत सारे लोगों को ऐसी पॉलिसीज भी सरकार ने बनाई हुई है कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज को खत्म किया जा सके और देश का जो है डेवलपमेंट आगे बढ़ाया जा सके। तो ये हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम के ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को एक तरीके से फ्लरिश करते हैं। उसके बाद है दूसरा, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज एंड पॉवर्टीज। जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है उसमें ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन दिए जाते हैं, कुछ ऐसी किताब दी जाती है कॉन्स्टिट्यूशन जिन रूल्स के अकॉर्डिंग जो है सरकार अपना आगे का एडमिनिस्ट्रेशन चलाएगी। क्योंकि डिक्टेटरशिप नहीं है तो पावर्स किसी के हाथ में नहीं है। सारी जो पावर्स है, हम अगर इंडिया का एग्जाम्पल ले तो हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करें, किसी भी पुलिसमैन के पास या जज के पास या किसी भी हायर अथॉरिटी के पास अपनी कोई पावर नहीं है, अपना कोई वो रूल नहीं बनाते। अगर आप बोले कि मतलब पुलिस है तो वो किसी को भी उठा के ले जाएगी, ऐसा नहीं है। उन लोगों को स्पेसिफिक प्रोसीजर्स के थ्रू गुजरना पड़ता है। उनको ये बताया गया है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को इलीगल माना है तो आप इसी के लिए पकड़ सकते हैं, किसी को जबरदस्ती नहीं उठा के ले जा सकते। लेकिन डिक्टेटरशिप में इसका जस्ट अपोजिट है कि एक आदमी के हाथ में सेंट्रलाइज्ड पावर है, तो वो लोग इस चीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि इनइक्वालिटीज कहाँ आ रही है या फिर कोई गरीब है कोई अमीर है, इन चीजों पे डिक्टेटरशिप में ध्यान नहीं दिया जाता। अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशंस में पहले से ही ये लिखा हुआ होता है कि इनइक्वालिटीज देश से खत्म की जाएंगी, चाहे वो पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज हो या फिर इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज हो। पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज होती है कि लोगों को जो है फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना मिले। फ्री एंड फेयर इलेक्शन मतलब इलेक्शन में ट्रांसपेरेंसी ना हो, घोटाले हो इलेक्शंस में, वोट जो है वो बिक जाए। या फिर इनइक्वालिटीज मतलब कि किसी को इलेक्शन लड़ने की अपॉर्चुनिटी ना मिले क्योंकि वो पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग करता है, तो ये इनइक्वालिटीज भी नहीं है। दूसरी इनइक्वालिटी इकोनॉमिक में क्या है कि गरीब और अमीर, जो पॉवर्टी वाला सिस्टम है वो खत्म हो।
ऐसा नहीं है, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। तो जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स होते हैं उनको इन बेसिक फीचर्स पे काफी ध्यान दिया जाता है, क्योंकि लोगों ने उनकी गवर्नमेंट को बनाया है, तो उनको ये फियर रहता है कि वो हट ना जाए। तीसरा है फोर्थ है अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। होता क्या है कि कोई भी कंट्री है, सब कंट्रीज में डाइवर्सिटीज होती है। डाइवर्सिटीज मतलब डिफरेंसेस हो सकता है रिलीजन के फॉर्म में। जैसे अगर आप इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ काफी सारे रिलीजन्स रहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ मुस्लिम्स को कुछ राइट दिए हैं या फिर सिर्फ हिंदूज को या सिख्स को कुछ राइट दिए हैं। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है। तो ये क्या कह रहा है कि जितनी भी सोशल डाइवर्सिटीज हैं, चाहे अलग अलग कास्ट हो, चाहे मेल या फीमेल हो, चाहे रेसेस की बात हो, गोरा है काला है, जितनी भी डाइवर्सिटीज है, चाहे ट्राइबल्स ही क्यों ना हो, सारी ही जो डाइवर्सिटीज हैं, जो इतने ग्रुप्स हैं, सबकी जो वैल्यूज हैं उनको इक्वल रेस्पेक्ट दी जाती है। जैसे हम सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं कि हर एक रिलीजन जो है बराबर है और सरकार हर एक रिलीजन को प्रमोट करने में इक्वल मदद करेगी। ऐसा नहीं है कि अगर सरकार जो है, लीडर जो है हिंदू है तो सिर्फ हिंदू को ही प्रमोट करे, या मुस्लिम है तो सिर्फ मुस्लिम्स को ही प्रमोट करे। तो ये सारी चीजें डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं है। लेकिन अगर हम डिक्टेटरशिप की बात करें तो जो लीडर है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि उसको कोई फेयर नहीं है ना, उसको कुछ नहीं है कि मुझे कोई हटा देगा या लोग मेरे खिलाफ रिवॉल्यूशन भी कर सकते हैं। इस तरीके का डिक्टेटर्स को डर नहीं होता। तो उनकी जो पर्सनल ओपिनियंस होते हैं वो लोगों के ऊपर जबरदस्ती जो है इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, थोपने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि अगर वो पर्टिकुलर चीज में बिलीव करते हैं तो लोग भी वैसी ही चीज को माने। जैसे हिटलर था, इसको डिक्टेटरशिप्स के लिए बहुत ज्यादा मतलब आइडियल था वो डिक्टेटरशिप के फील्ड में। तो डेमोक्रेसी में इसका बिल्कुल भी यूज नहीं है। डेमोक्रेसी में तो सारी ही जो जितने भी ग्रुप्स हैं सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, सबको इक्वल रेस्पेक्ट दिया जाएगा। इस पॉइंट में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब हम इलेक्शन के थ्रू जो है सरकार को चूज करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपने, अगर आपके पीएम का इलेक्शन है तो पीएम के इलेक्शन के लिए आपके जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगे, जो आपका लोकल एरिया होगा, वहां पे आप किसी को वोट देंगे तो वो जो पर्सन है वो अपनी जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो अगर यहाँ मैं जिस एरिया में रह रही हूँ, अगर यहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है तो ऐसा तो मतलब डेफिनेटली ऐसा होगा कि यहाँ का जो लीडर है वो मुस्लिम्स के जो व्यूज है उनको रिप्रेजेंट करेगा। फिर वो वहां से अगर इलेक्ट हो जाता है, उस पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है, तो वो जाके पार्लियामेंट में बैठेगा और अपने लोगों के जो वो करवाना चाहते हैं, जो उनकी नीड्स हैं, उनको फुलफिल कराने का काम करेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है कि बेशक माइनॉरिटी है, बेशक चाहे वो मेजॉरिटी है, हर एक ग्रुप का जो है रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट के फॉर्म होने में। किसी भी एक ग्रुप को यहाँ पे जो है प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं। दूसरी चीज, इनइक्वालिटीज जो है इस फॉर्म में भी नहीं है कि मेल एंड फीमेल वाला, मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया था यहाँ पे। उसके अलावा फिफ्थ है डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन। डिग्निटी का मतलब होता है गौरव। आई थिंक एक मतलब कह सकते हैं रेस्पेक्ट। तो हमारे यहाँ पे जो डेमोक्रेसीज होती है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स होते हैं, वहां पे जो रेस्पेक्ट है उसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस दिया जाता है। जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है वहां ऐसा माना जाता है कि सारी चीज बाद में है, पहले एक सेल्फ रेस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट है कि अगर पर्टिकुलर पर्सन है तो उसकी एक अपनी वैल्यू है इस अर्थ के ऊपर बिना, क्योंकि हर जैसे हमारे इकोसिस्टम में हर आदमी एक दूसरे चीज से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही हर चीज की एक डिग्निटी है, हर चीज की एक रेस्पेक्ट है, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स जो है बहुत अच्छे से समझते हैं। इसके अलावा जो मेल एंड फीमेल वाला डिफरेंस है, क्योंकि हमारी जितनी भी कंट्रीज है, ज्यादातर जगह जो सोसाइटीज हैं वो पेट्रियार्कल रही है। पेट्रियार्कल मतलब जहां मेल डोमिनेंस होता है। तो मेल डोमिनेंस होने की वजह से फीमेल्स को हमेशा डिप्राइव फील कराया गया है। तो
डेमोक्रेटिक कंट्रीज में क्या है, क्योंकि ये इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रही है, इलेक्शन में भी दे रही है और आप कंटेस्ट करना चाहो तो भी दे रही है, आप फर्म्स खोलना चाहे तो भी दे रही है, आप एजुकेशन लेना चाहे तो भी आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ जो मेल एंड फीमेल वाला डिफरेंस है वो खत्म हो जाता है। डिग्निटी तो मेल की भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है और फीमेल की भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है। सेम एज फ्रीडम। ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी रिलीजन को बिलोंग करते हैं या आप किसी कास्ट को बिलोंग करते हैं तो आपको कहीं जाने से रोक दिया जाए। वो अलग बात है कि लोकल सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीजें लिखी गई होंगी ऐसी, जैसे कि अभी जो है ट्राइबल एरियाज में आपका मूवमेंट बंद है, लोग जो है ट्राइबल एरियाज में अननेसेसरी नहीं जा सकते। क्यों? उसका रीजन है क्योंकि ट्राइबल्स नहीं चाहते हैं कि उनका कल्चर खराब हो, वो नहीं चाहते कि उनका कल्चर बाहर के कल्चर के साथ मिक्स हो, इस वजह से। बाकी अदरवाइज कोई भी फ्रीडम्स के ऊपर बैन नहीं है, जो लोग जो चाहे वो कर सकते हैं। बट हाँ, इस फ्रीडम के साथ ये भी जुड़ा हुआ है कि आप अपनी फ्रीडम के साथ किसी दूसरे की फ्रीडम नहीं छीन सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप जो है ट्रक में इतनी तेज तेज डीजे बजा बजा के जा रहे हैं, तो आप फ्रीडम है आपको कि आप म्यूजिक चलाइए, बट सड़क पे और भी लोग चलते हैं, आसपास और भी लोग रहते हैं, उनकी भी फ्रीडम है कि उनको पीस चाहिए। तो हालांकि कोई रूल ऐसा बना नहीं है, लेकिन फिर भी मतलब ये अंडरस्टैंडिंग वाली बात है। जैसे जैसे सोसाइटी एजुकेट होती जाएगी तो लोग खुद ही वेल मैनर्ड होते चले जाएंगे। इसके अलावा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसका अगर मैं सबसे बेस्ट फीचर की बात करूं तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोग अपनी सरकार से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हमने इनको इलेक्ट करके भेजा है देश चलाने के लिए तो ये हमारी जरूरतों को पूरा करें। जब उनकी जरूरतें पूरी हो जाती हैं तो लोग और ज्यादा जरूरतों का ध्यान रखते हैं। लोगों को लगता है अब ये पूरी हो गई, अब नेक्स्ट लेटर पे जाना है, फिर अब नेक्स्ट लेटर पे जाना है। तो इस विशेष की वजह से कि लोग अपनी सारी जरूरतें पूरा करना चाहते हैं, जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बहुत ज्यादा अच्छे से काम करता है। अल्टीमेटली वो एक ऐसी सिचुएशन में आ जाता है जहां पे डेमोक्रेसी की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा रिच हो जाती है। अब डेमोक्रेसी कंप्लीटली किसके लिए काम कर रही है? लोगों के लिए। रीजन ये भी हो सकता है कि उसे ये फियर हो कि लोग उसे हटा देंगे, लेकिन क्योंकि लोगों ने उनको चूज किया है, लोग उनकी लोग अपनी डिमांड्स उनसे रख रहे हैं, फिर वो पूरी हुई है, फिर दोबारा अपनी डिमांड्स रख रहे हैं, तो ये एक लैडर की तरह से चल रही है। और एट लास्ट जब हम सबसे ऊपर स्टेप पे पहुंचेंगे तो हम एक ऐसी जगह जो है फील करेंगे कि जो डेमोक्रेसी है वो अपने सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे है, एकदम मतलब आइडियल सिचुएशन में है। अभी तक हम नहीं पहुंचे हैं वहां, पर हाँ, डेमोक्रेसी का ये एक बहुत जो है मैं कहूँगी अच्छा सा फीचर। उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फीचर है कि लोग जो है क्रिटिसाइज बहुत करते हैं। जैसे अभी हमारे पास कोई पर्टिकुलर पार्टी की गवर्नमेंट है तो उसके अपोज में भी कोई गवर्नमेंट होगी। यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है उसका काम क्या है कि वो एक बेस्ट क्रिटिक का काम करते हैं। क्रिटिक मतलब आलोचना करना, सही और गलत का जो है डिसाइड करना, या डिसाइड नहीं कह सकते, ये बोल सकते हैं कि वो जो है बैठ के बताते हैं कि आप जो ये काम कर रहे हैं इसमें ये गलतियां हैं। तो क्योंकि जो पावर होल्डर्स हैं, जिनके पास जो गवर्नमेंट बना चुके हैं, उनको ये फियर रहता है कि हमको जज भी किया जा रहा है, हमारी जो पॉलिसीज हैं उनका एनालिसिस करने के लिए भी जो है दूसरी पार्टी बैठी हुई है। तो इस वजह से जो पब्लिक है उसका डिससेटिस्फेक्शन भी सरकार तक पहुंच जाता है। इस वजह से सरकार क्या करती है, जितने भी प्रोजेक्ट्स लेकर आती है, सरकार ये सोच के लेके आती है कि इनको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये जो सारे फीचर्स मैंने आपको बताए डेमोक्रेसी के, ये आपकी पूरी जो चैप्टर है उसका समराइज फॉर्म था। मैंने कोशिश की है कि मैं थोड़े टाइम में आपको ये चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, आप वीडियो जो है पॉज कर करके उनको लिख लीजिएगा। अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे टेक्स्ट करिए, मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।